हैं कैफ 1 का। ले आए जी ज़रा इधर। कल वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो क्वेश्चन यहाँ पे आके आपका रुका था। इनफैक्ट डेप्रिसिएशन भी मैंने कैलकुलेट कर ली थी, ऐसा ही है। तो इससे आगे वर्किंग को कंप्लीट करता हूँ। एक एंट्री रहती थी ना, ठीक है, वो आखिरी एंट्री यहाँ पे करवाता हूँ आपको। आपका एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस निकल आया था, बैलेंस ही निकल आया था ना, रह गया था रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट, ठीक है। तो यूँ कर लेते हैं, चलें एक स्टेप यहाँ से ज़रा रिवीजन भी हो जाएगी। हम 16 के साल की एंट्री सारी कर लेते हैं, ठीक है, सही है। तो और 31 दिसंबर 15 पर हमारी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी? 95, ठीक है, ओके। अच्छा जी, कुछ बातें याद हैं? इससे परेशानों के बाद दरमियान से शुरू हो गई है। जो अगला सवाल हमने करना है उसमें ये सारा काम दोबारा करना है, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं दोबारा इस सवाल को शुरू से लिखूं, दोबारा सारी एंट्रीज लिखूं और यहाँ तक पहुँचे। यही काम हमने हर रोज़ करना है और हर नए सवाल में जितना काम कल किया वो लाजमी होगा और फिर उससे आगे चला करेंगे, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात अभी इस वक्त कर लेते हैं जितनी रह गई थी थोड़ी सी रिवीजन के साथ, ठीक है। 1 जनवरी 16 पे हमारा एसेट रीवैल्यू हो रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा था उस दिन हमने क्या करना होता है, बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना होता है। तो वर्किंग में क्या किया था हमने, ये सारा काम रिपीट करना है अभी, ठीक है। वर्किंग में क्या किया था हमने जी, बोलो, वर्किंग में क्या किया था? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी थी। ये अल्फाज बोलने लाजमी है आपके लिए, ठीक है ना। एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी थी, वर्किंग में ये स्टेप किया था, ठीक है। तो फिर इन दोनों के डिफरेंस से हमें 25 रुपये का रीवैल्यूएशन सरप्लस मिल गया था। रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था हमारा बैलेंसिंग फिगर, और ये मैंने कहा था ये रीवैल्यूएशन सरप्लस इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस का अपना अकाउंट है, क्योंकि ये एसेट चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर एसेट था और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस था, ठीक है ना। ये सारी कहानी ऊपर जो हुई थी वो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है ना। इस 25 के ऊपर कुछ भी नहीं था, इसलिए ये 25 ही टोटल हमारा सरप्लस आ गया था इसमें, ठीक है। अब ये वर्किंग के अंदर रीवैल्यूएशन के दिन हमने किया, फिर मैंने कहा जनरल एंट्रीज की तरफ आएंगे तो रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज होंगी, रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री ट्रांसफर की, पहली एंट्री ट्रांसफर की, क्या चीज ट्रांसफर की थी हमने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जितना भी बैलेंस उस दिन पड़ा है रीवैल्यूएशन के दिन तक वो सारा ट्रांसफर कर दिया था एसेट अकाउंट में, ताकि वो एसेट अकाउंट आ जाए बुक वैल्यू पे, ठीक है। तो वो एंट्री क्या बनी थी? अच्छा, आहिस्ता भी बोलेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपको बात समझ आई है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो 1 जनवरी 16 को जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई, सबसे पहली एंट्री हमने ट्रांसफर की थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। कितनी अमाउंट पड़ी हुई थी? 5 रुपये, ये हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये एंट्री पास की थी 16 की पहली एंट्री, 15 में तो कुछ था ही ना, ठीक है। ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 की ये एंट्रीज चल रही थी, और ये एंट्रीज भी आपको समझा दी थी वैसे तो मैंने, लेकिन चलें थोड़ी सी रिवीजन यहाँ से ही कर लेते हैं। खैर अगले सवालों में भी यही काम करना ही है, ठीक हो गया जी। उसके बाद जब एसेट अकाउंट भी बुक वैल्यू पे अब आ गया था यहाँ पे, फिर हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री करनी होती है। तो हमारे इस सवाल के अंदर क्या आ रहा था? रीवैल्यूएशन पे सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से एसेट बढ़ेगा या कम होगा? गेन आया है ना, ठीक है। तो एसेट नजर भी आ रहा है, वर्किंग ही हमें एंट्री करवाया करेगी। ये एसेट है, एसेट 95 से बढ़ के 120 पे गया, तो 25 से एसेट बढ़ा है। एसेट का बढ़ना डेबिट होता है या क्रेडिट? तो एसेट का बढ़ना डेबिट, ये दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन की, ठीक है ना। पहली एंट्री ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, ठीक है। तो एसेट 25 से बढ़ा है, एसेट का बढ़ना डेबिट, और फिर हाँ गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करना। इस गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया तो वहां से होकर रिटेन अर्निंग में चला जाएगा और फिर शेयर होल्डर आके ये पैसे मांगने लग जाएंगे, हालांकि ये हमने कमाए ही नहीं है। और दूसरी तरह की बात अगर करें तो वो क्या है कि जी ये अनरियलाइज्ड गेन है, अभी रियलाइज हुआ ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से इक्विटी के अंदर शो करना पड़ेगा रिटेन अर्निंग्स के नीचे, ताकि यूजर को पता लगे कि ये अभी हमने कमाया नहीं है। तो हमने इस गेन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं की थी, हमने इसकी एंट्री OCI से रूट करना है, लेकिन वो वक्त आने के ऊपर कर लेंगे जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जाके आपको वो पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा। फिलहाल ये एंट्री बस ऐसे ही ज़हन में रख लें, ठीक है। वैसे तो ये एंट्री असल में है, असल में ये एंट्री क्या है? एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। लेकिन फिलहाल जो कि स्टार्ट है, तो स्टार्ट के अंदर जरा मैं आपको कह रहा हूँ फिलहाल ऐसे ही बात आप चलाएं, क्या एसेट डेबिट। 1-2 दिन में ना फिर मैं थोड़ी सी बात उस तरह से करके तो यहाँ रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सही है। फिलहाल एसेट डेबिट किया था और रीवैल्यूएशन सरप्लस हमने कर दिया था क्रेडिट, कितने से? 25। ये हमारी रीवैल्यूएशन हो गई थी, ठीक है। अब अगली बात आई थी हमारे सामने, एसेट रीवैल्यू हो गया है, उसको हमने क्या करना है?
अब डेप्रीशिएट करना है। तो मैंने आपको चेंज इन एस्टीमेट के साथ इसको लिंक करके समझाया था कि जैसे एस्टीमेट में चेंज आए तो हम क्या करते थे, जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आता था उस दिन की WDV को लेते थे और उसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते थे। ठीक है, हाँ रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो तो वही लेनी है, ठीक है ना। यानी कि WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को डिवाइड करते थे रिमेनिंग लाइफ पे। अब एसेट रीवैल्यू हुआ है तो भी मसला तो हो गया ना, वहां पे भी तो मसला क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन जैसे चली आ रही थी वैसे नहीं चल सकती थी, कोई ना कोई चीज चेंज हो गई थी, लाइफ बदल गई, लाइफ कम हो गई, अब उस एसेट को कम साल में डेप्रिशिएट करना है, लाइफ बढ़ गई, अब उस एसेट को ज्यादा साल डेप्रिशिएट करना है, तो डेप्रिसिएशन बदलनी होती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट ही गायब हो गई। अब कॉस्ट की बजाय क्या आ गया, रीवैल्यूड अमाउंट। क्या आ गया, अब एसेट हमारा उठ के किस पे पहुंच गया। अब हम अगर दोबारा कभी भी रीवैल्यू ना करें एसेट तो इस 120 को तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ना। इसका मतलब फिर वो पुराना फॉर्मूला तो नहीं लग सकता था जो ऊपर लग रहा था 100 बटा कितना था 20 था, 100 बटा 20 तो नहीं लगा सकते हम। अब हमने इस 120 को डेप्रिशिएट करना है तो उसूल भी वही बनाया था मैंने, यहाँ पे ऐसे करके फॉर्मूला भी लिखा था, याद होगा अगर आपको। ठीक है, मैंने लिखा था कि जब रिवैल्यूएशन हो जाए तो रिवैल्यूएशन के बाद हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। लिखी नहीं तुमने, बात लिखी नहीं तुमने, तुम्हारे जैसों के लिए नहीं लिखी थी, हैं अपने जैसों के लिए लिखी थी, इसलिए नहीं लिखी तुमने जी। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिखा था, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था जी, रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। ठीक है जी, तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़हन में रखना है। अच्छा, रीवैल्यूड अमाउंट किस दिन रीवैल्यूड अमाउंट आई हुई है, चेंज इन एसेट की कॉस्ट से रीवैल्यूड अमाउंट किस दिन बदली है, जब जनवरी 16 पे ना। तो ये याद रखना, हम ये रिमेनिंग लाइफ भी इसी दिन खड़े होकर कैलकुलेट करेंगे। कभी भी ये कंफ्यूजन ना ले आना ज़हन के अंदर, 31 दिसंबर ये सारा गलत हो जाएगा। एसेट एक साल अभी डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, अगर आप 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे तो 2 साल माइनस हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा के लिए याद रखना कि हमने ये रिमेनिंग लाइफ जो निकालनी है हमेशा किस दिन खड़े होकर निकालनी है, जिस दिन एसेट रीवैल्यूएशन की डेट पे खड़े होकर। ठीक है, और सही है ना। तो फिर कल मैंने आपको ये समझाया था कि अब हमने क्या करना है, इस 120 को डेप्रिशिएट करना है, रेजिडुअल वैल्यू तो है नहीं इसलिए इसको साइड पे कर दो। तो रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, रिमेनिंग लाइफ खड़े होंगे यहाँ पर 1 जनवरी 16 पे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एसेट हमने किस दिन खरीदा था, 1 जनवरी 15 पे, 1 जनवरी 16 तक कितने साल गुजर गए, 1, टोटल लाइफ कितनी थी 20 में से कितने निकल गए 1, बाकी कितने हैं 19, तो हमने 120 को डिवाइड कर दिया था 19 से। ठीक है, क्या आंसर आया था 6.3 113 कोई काम का मार्कर तुमने नहीं रखा, ये वाले चेक किए, मैंने चेक करके रखा आपका ठीक है, तुम चेक करके अपने हाथ में रखा करो मार्कर जी। अच्छा, अगली बात से पहले जरा ये एंट्री तो कर लें, 63 की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 पॉइंट, तो जो चेंज किए थे वो ले गए, वो दूसरा मार्कर्स ले गए हैं, यही थे यार। ओके, अच्छा जी एंट्री भी हो गई थी, अकाउंट्स में भी हो गई थी, एक आखिरी एंट्री में करके चला गया था, मैंने समझाया नहीं था, अब आज उसकी साइंस समझते। ठीक है, मेरे ख्याल में वर्किंग भी पूरी होती जा रही है। 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिसिएशन 10/20 कितनी आई थी, 100/20, चलो जी 5 आई थी। ठीक है ना, अब सिचुएशन देखें, अगर हम एसेट को रीवैल्यू ना करते तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हुआ करती थी, 5 की डेप्रिसिएशन। अगर हम एसेट को रीवैल्यू ना करते तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन आती, तो फिर इस साल की डेप्रिसिएशन भी कितनी आती, 16 की, 15 में भी 5 आई ना डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड था। अगर हम एसेट को रीवैल्यू ना करते तो इस साल भी डेप्रिसिएशन कितनी आती, 5। अब जरा सोच के ध्यान से मेरी बात का जवाब देना है, हमने रीवैल्यूएशन की अपवर्ड, एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो डेप्रिसिएशन भी, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को, ये बात मानते हो। अच्छा, अब हुआ क्या है, हमने एसेट को रीवैल्यू किया जब अपवर्ड, तो एसेट अपवर्ड रीवैल्यू होने की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, और प्रॉफिट का कम होना अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स को भी कम ही करता है ना। प्रॉफिट मींस रिटेन्ड अर्निंग्स, बोलो, या यूं कह लें रिटेन्ड अर्निंग मींस प्रॉफिट। ठीक है ना, तो प्रॉफिट का तो डायरेक्ट इंपैक्ट है, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा होंगी, प्रॉफिट कम होगा रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी। अब मेरा मसला सुनिएगा, मेरी तकलीफ सुनिएगा, इस वक्त मुझे क्या तकलीफ हो रही है इस बात से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आया, उसने आगे कहा भाईजान
आप इस 25 के गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर नहीं जा सकते। हमने उसकी बात मान ली, हम गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर नहीं गए, लेकिन फिर हमने भी प्रूडेंस को जाते हुए पकड़ लिया आपसे। हमने कहा हमारी बात भी सुनो, तुमने इस एसेट के ऊपर होने वाले रीवैल्यूएशन गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ना डालने दिया, ठीक है, लेकिन इस एसेट के रीवैल्यू होने की वजह से इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन हमें 1.3 मिलियन की पड़ गई है। ये 1.3 मिलियन की जो डेप्रीसिएशन बढ़ी है रीवैल्यूएशन की वजह से, इस वजह से हमारे प्रॉफिट्स 1.3 मिलियन से कम हुए हैं और इस वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई हैं। अब तुमने डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स की बात अगर करें तो प्रॉफिट्स मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, तुमने एक 25 का गेन हमें रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं ऐड करने दिया, तो फिर उस 25 के गेन की वजह से जो हमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इजाफी पड़ा है, हमें फिर वो भी रिवर्स करने दो। लॉजिकल है बात? देखो ना, या तो हमें वो गेन रिकॉर्ड करने देता तो फिर हमें इस इंक्रीमेंटल डेप्शन पे भी कोई एतराज ना होता, लेकिन हमने इस एसेट के ऊपर होने वाले 25 के गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन इस रीवैल्यूएशन, अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 1.3 का क्या आ गया? इंक्रीज, जिस वजह से प्रॉफिट 1.3 से क्या हो गया? एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम ही करता है ना। तो हमने कहा भाई अब ये जो हमारे प्रॉफिट्स के अंदर कमी आई है, हम इसको भी क्या करना चाह रहे हैं? रिवर्स, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है कर लो। अब बेसिकली ये जो एंट्री मैंने कल करवाई थी, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री थी, ठीक है। वैसे ज़बानी आपको बताया तो ज़बानी 1.3 निकला। ज़बानी कैसे निकला? 5 की डेप्रिसिएशन होती अगर रीवैल्यू ना करते, 6.3 की हुई है तो कितनी ज्यादा हुई? अब इसी का एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है? जो काम आप एसेट के साथ करें ना, 120 एसेट है ना, उसको डिवाइड किससे किया है? 19 से। आप वही सेम काम किसके साथ कर दें? 25 को लें और उसको भी डिवाइड कर दें। यहाँ 10 हो तो इसको भी 10 कर दें। यहाँ 6/12 आखिरी दिनों में मिड ऑफ द रिविजन करेंगे, 6/12 हो यहाँ पे, यानी कि जो काम आपने इधर किया ना 120 के साथ, वही काम आप इधर कर दें 25 के साथ, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है, जरा 25 डिवाइड बाय 19 करके देखें क्या, तो वही 1.3 आया है, बोलो। तो ये हमने 1.3 यहाँ से माइनस किया। इस 1.3 की मैंने आपको एंट्री सिखानी थी, ठीक है। अब आपने उर्दू के अंदर 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, जिनकी वजह से अब ये एंट्री हमारी बनने जा रही है, ठीक है। ये एंट्री जो है ना, ये सबसे मुश्किल एंट्री है, सबसे मुश्किल एंट्री जो आपको समझ नहीं आती, लेकिन ये 4 जुमले आसान आसान से लिखें, ये एंट्री खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है जी। तो लिखना शुरू करें। पॉइंट नंबर 1 लिखें। इस तरह स्टार लगा लें, इस एंट्री की जगह पे स्टार लगाएं। एंट्री तो कल कर ली थी ना, मैंने लिख दी थी, उस पर स्टार लगाएं और स्टार लगा के पेज के टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे 4 लाइनें लिखने की जगह हो, वहां पे स्टार को ले आएं और लिखना शुरू करें। पॉइंट 1। इसके बाद कोई एंट्री नहीं, आप लिख सकते हो सही है। इसके बाद कोई एंट्री नहीं है। इस जहां पे एंट्री हुई पड़ी है नीचे 3-4 लाइनें खाली हैं, तो फौरन बाद लिख लें। इसके बाद कोई एंट्री अब हमने नहीं करनी, ठीक है। लिखें जी पॉइंट 1। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, अपवर्ड रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है ना, तो बोलो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड भी हो सकती है, बोलो। हाँ, हमारा एसेट 95 में पड़ा था, हमने 120 पे उसको हम ले गए, तो ये अपवर्ड है। हम 95 वाले को आगे अगला सवाल कर रहे हैं, हम उसको नीचे भी लाएंगे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी होती है, ठीक है ना। अच्छा, क्या लिख रहे थे हम? अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया। फुल स्टॉप के बाद इसी को कंटिन्यू करें। एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया। एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट लिखें। प्रॉफिट के कम होने का मतलब है कि रिटेन्ड अर्निंग्स भी 1.3 से कम हो गई, ठीक है। प्रॉफिट्स कम होने का मतलब, भाई कल रुको 1 मिनट। कल मैंने आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल करवाई थी, उसका मकसद यही था। हम जब रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी केस में रिटेन्ड अर्निंग्स से कॉलम बनाते हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स से कॉलम में क्या जाता है? प्रॉफिट्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? अब कल वाली एग्जांपल ओपन करके देखें, कल वाली एग्जांपल ओपन करें, ठीक है। इसके अंदर आपको रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम, अगला कंपनी वाला केस यार, इससे अगला सफा जी। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर सबके सामने है। पहले साल के पहले दिन ओपनिंग नील था, फिर उस साल का प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हुआ, तो क्लोजिंग में वो प्रॉफिट पड़ा है 30 रुपए, ठीक है। कल वाली एग्जांपल वो एन इंडिविजुअल स्टार्टेड बिजनेस वाली, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे साल का रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर देखें, तो फिर ओपनिंग में क्या आया? वही पुराने साल वाले प्रॉफिट,
ठीक है। फिर इस साल का प्रॉफिट इसमें जाकर ऐड हो गया 10 रुपए, और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स भी क्या हैं, पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स। अब यही आगे ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, फिर अगले साल का प्रॉफिट ऐड होगा, और जाहिर सी बात है अगर कोई लॉस होगा तो माइनस भी इसी में से होना है, लेकिन फिलहाल उसको ना सोचे, ठीक है। ड्राइंग्स जो होंगी वो भी इसी में से निकलेंगी, फिलहाल उसको भी ना सोचे, सादा बात एक बार समझ लें, बाकी सारी चीजें तो होंगी ही, वक्त आने पर आती जाएंगी, ठीक है ना। तो मतलब रिटेन अर्निंग्स का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट्स। बोलो, अगर हम कोई ऐसा काम करें जिससे प्रॉफिट में कमी आए तो अल्टीमेटली वो कमी कहां हिट कर रही है, रिटेन अर्निंग्स उसको कम कर रही है। प्रॉफिट कम होगा तो रिटेन अर्निंग्स कम है, देख लो आप। रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में क्या, रिटेन अर्निंग्स के लेजर में क्या पड़ा है, प्रॉफिट्स ही पड़े हैं। तो प्रॉफिट्स कम करोगे तो रिटेन अर्निंग्स कम हो रही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाओगे तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ रही हैं, ठीक है। वापस आओ जहां हम लिख रहे थे कुछ, प्रॉफिट कम होने, क्या लिखवा रहा था, हाँ, प्रॉफिट कम होने का मतलब रिटेन अर्निंग्स भी 1.3 से कम हो गई। प्रॉफिट्स कम का मतलब रिटेन अर्निंग्स, RE लिख लेना ना, रिटेन अर्निंग्स भी 1.3 से कम हो गई, फुल स्टॉप। अब तीसरे पॉइंट में मैं आपको जर्नल एंट्री लिखवाने लगा हूं उर्दू में, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले ये बात समझ आ रही है कि मसला कहां से शुरू है, हमें तकलीफ कहां से शुरू हुई है, पता है ना। तकलीफ हमें किसकी है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। तकलीफ किसकी है जी, हाँ, इसकी हेडिंग बनाऊंगा ना मैं, ये एंट्री की हेडिंग बना दूंगा बाद में, ठीक है ना। हमें तकलीफ किससे शुरू हुई थी कि हमने कहा आपने सरप्लस हमें रिकॉर्ड नहीं करने दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसी सरप्लस की वजह से ही तो हमें ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी है, फिर हमें इसको रिवर्स करने में। तो वो कहानी आपको समझाने के लिए और एंट्री समझाने के लिए मैंने बोला, सबसे पहली बात मैंने क्या बोली कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन 1.3 से बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट 1.3 से एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम ही होता है ना। अच्छा, अब अगली बात मैंने क्या लिखवाई, प्रॉफिट से कम होने का मतलब क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी 1.3 से कम हो गई। अब 0.3 में हम इसको रिवर्स करने लगे, ठीक है ना। हम इस इंपैक्ट को क्या करना है, एतराज था ना इस पे, रिवर्स करना है ना। तो अब ये डबल एंट्री में लिखवाने लगा, 0.3 में लिखो। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे, कम हुई है ना रिटेन्ड अर्निंग्स, इधर देखो, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हुई हैं, कम। हमने इसको रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है, और सही है। तो लिखें, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे। अब जरा रुक जाओ सारे ये लिखने के बाद और मेरी तरफ मुंह करो, मुझे बताओ रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है। प्रॉफिट्स को बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए, बढ़ाना हो तो प्रॉफिट्स की नेचर क्या है, इनकम्स ज्यादा हो तो प्रॉफिट आता है ना। इनकम्स की नेचर क्या है, क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट की नेचर क्या है, क्रेडिट। मतलब अगर प्रॉफिट्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या, डेबिट। क्लियर है ये बात, यानी अगर प्रॉफिट्स को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और प्रॉफिट्स को कम करना पड़े तो क्या करेंगे, ठीक है। तो लिख रहे थे हम, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे, ब्रैकेट में लिखो डेबिट, सॉरी ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या करना है भाई, बढ़ाने के लिए क्या करना है, इधर देखो, इधर देखो, मैं 0.3 लिखा आपने, ठीक है, लिखा, क्या लिखा, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को 1.3 से बढ़ा लेंगे। अब देखो मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या किया, क्रेडिट, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को देंगे, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को देंगे, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को देंगे जिसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को दे देंगे जिसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, ठीक हो गया। दूसरे इंपैक्ट जहां पे मैंने लिखा ना, और दूसरे इंपैक्ट को अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो डेबिट। और देखो अगर रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाने पे क्या किया हमने, क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट बनता ही क्या है, डेबिट, ठीक है ना, सही है। जरा दोबारा सुनो, नहीं समझ आई, कुछ बच्चे परेशान है, मैं शुरू से बात करता हूँ। ये सबसे मुश्किल यही एंट्री है, और बस यही है, रिवैल्यूएशन एंड हो जाना है, उसके बाद तो फिर सिचुएशंस है। उसके बाद क्या है, हम मुख्तलिफ सिचुएशन में कभी हम 3 रिवैल्यूएशन करेंगे, अभी सरप्लस पड़ा होगा, लॉस आ जाएगा, लॉस पड़ा होगा, सरप्लस आ जाएगा, बस फिर यही देखते रहेंगे, स्टार्ट ऑफ द ईयर करेंगे, मिड ऑफ द ईयर करेंगे, एंड ऑफ द ईयर करेंगे, बस। तो एंट्री यही आखिरी है, इसलिए पूरी तवज्जो इसके ऊपर लगाओ, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सुना है पर्चे भी 15 मार्च को है, सुना है, ऐसे ही है, अच्छा सुना है आप लोगों ने, वाह वाह, खुला डुल्ला सेशन है। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं, हाँ चला शुरू से, मैं क्या शुरू से बात सुनो अब पूरे ध्यान से प्लीज। रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई जिस वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया, ठीक है।
और प्रॉफिट कम होने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमें इस पे एतराज है ना, हमने इसको रिवर्स करना है। तो फिर पॉइंट 3 में हमने क्या कहा, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएंगे। अर्निंग्स क्या है, प्रॉफिट्स नेचर क्रेडिट होती है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे, ठीक है। और दूसरा इम्पैक्ट डालेंगे उस अकाउंट पर जिसको सरप्लस आने पर बढ़ाया था, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस। ब्रैकेट में आपने लिख लिया, उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो यही मैंने एंट्री कल करके आपको वो भगा दिया था कि ये क्या है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। तो सही है। अब इसकी ना 2 नरेशंस बनती हैं, वो आप इस उर्दू के ऊपर चाहो तो लिख लो, चाहे तो वैसे लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। इसको हम ये भी कहते हैं कि हमने क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहा जी, ट्रांसफर ऑफ देखो इंक्रीमेंटल डेप्शन की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई थी ना, तो हमने वो इंक्रीमेंटल डेप्शन क्या की, सरप्लस से निकाली और निकाल के रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना। सही है। इससे ज्यादा डीप डाउन जाने की अभी जरूरत नहीं है। वैसे एक और बात भी की जा सकती है कि इतना रियलाइज हो गया है गेन, इस तरह से भी कुछ बच्चे सोचेंगे कि जी 1 साल चूंकि इस्तेमाल हो गया तो बात वो भी सही है, लेकिन फिलहाल उस तरफ ना जाओ, तो पहला दिन है, पहली बार एंट्री सामने आई है, ठीक है ना। तो क्या बन रही है बात, क्या बन रही है बात, हमने क्या किया, ट्रांसफर किया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। एक और बात भी इसको कहा, एक और तरह से भी इसको कहा जा सकता है, वो क्या है जी, भाई मेरे ना मैसेज किसी को कर दें कि मेरे टीए को कहें जरा क्लास में आ जाए हैं, जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि ये जो डिक्रीज इन प्रॉफिट आया 1.3 का, ये आर्टिफिशियल डिक्रीज है? मेरी बात पे गौर करो, हमारा प्रॉफिट 1.3 से कम हुआ है, 1.3 से डिक्रीज हुआ है। ये क्या एक्चुअल में डिक्रीज है? एक्चुअल में क्या हमने ये एसेट बेचा है अभी? ये 25 का गेन तो अभी हमने कमाया ही नहीं है, हमारे एसेट ने ये गेन तो अभी हमें दिया ही नहीं था, लेकिन इसकी रीवैल्यूएशन के मॉडल पे जाने की वजह से हमारी डेप्शन 1.3 से बढ़ गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट 1.3 से, तो ये तो एक आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट है ना। तो बोलो, हमने क्या किया, इस आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट के इंपैक्ट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये ज्यादा बेहतर लग रही है बात, ठीक है। 1.3 से जो प्रॉफिट में कमी आई है, ये आर्टिफिशियल कमी है कि एक्चुअल कमी है? ये 1.3 का खर्चा एक्चुअल में हो गया है? नहीं नहीं, पड़े पड़े एसेट 120 पे उठा के हमने ले लिया, 25 से बढ़ा, जिस वजह से डेप्शन 1.3 से बढ़ गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया। ये जो इंक्रीज है प्रॉफिट में, ये तो आर्टिफिशियल है। तो हमने क्या किया, हमने इस आर्टिफिशियल डिक्रीज पे एतराज है भाई, सॉरी डिक्रीज पे, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो आर्टिफिशियल डिक्रीज पे हमें क्या है, एतराज है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब करते क्या है, बस प्रॉफिट्स को जो है वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारे सामने है नहीं, ना ही हम उसको हिट करेंगे, हम डायरेक्ट इस प्रॉफिट्स का इंपैक्ट क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर ही हिट कर देते हैं, ठीक है। तो आखिरी बार जरा बात दोबारा सुन लो, उसके बाद नोट छोड़ करना, आखिरी बार बात दोबारा सुन लो। अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई, जिस वजह से नजर भी आ रहा है, लेकिन हम इस तरह से नहीं कंपैरिजन करेंगे, 5 और 6.3 शॉर्टकट बता दिया आपको, ठीक है ना। तो जो ये डेप्रिसिएशन आई है, ये क्या है, इंक्रीमेंटल है ना, ठीक है, ज्यादा डेप्शन पड़ गई। अच्छा, अब मैंने क्या लिखवाया कि अपवर्ड रिवर्सन की वजह से 1.3 से डेप्शन एक्सपेंस बढ़ गया, जिस वजह से प्रॉफिट 1.3 से, जिसका मतलब कि रिटेन्ड अर्निंग्स भी 1.3 से कम हो गई, लेकिन ये आर्टिफिशियल डिक्रीज है, हमें इसको रिवर्स करना है, हमें इस पर एतराज है, हमें इसको रिवर्स करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को वापस बढ़ा लेंगे, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स का बढ़ना क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई क्रेडिट, और डेबिट करेंगे उस अकाउंट को जिसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो ये एंट्री क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन टू रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं इसको। जरा और टेक्निकल बात करें तो मैं यूं कहूंगा कि हमने रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट किया है। आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट जो आया था उसको क्या कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया, ठीक है। कुछ बात थोड़ी बहुत हजम हुई है, थोड़ी बहुत होगी तो काफ़ी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद हाजमा बेहतर होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ था जी, 1 जनवरी 16 पे एसेट से 25 रुपए की एंट्री पड़ी थी, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस रेट, ये वाली, ठीक है। बाकी दोनों अकाउंट्स तो आपके क्लोज हो गए थे ना, ठीक है। अब इस अकाउंट के अंदर ये एंट्री पड़ी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और दूसरी तरफ रिटेन्ड अर्निंग्स हम बना नहीं रहे, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर और भी बहुत कुछ होता है, ब्रॉड डाउन हमें नहीं पता, ठीक है जी। फिर प्रॉफिट्स फॉर द ईयर हमें नहीं पता, कोई डिविडेंड वगैरह, चलो अभी ड्राइंग्स ही कही जाओ, कोई ड्राइंग्स हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम तो ये अकाउंट बना ही नहीं सकते,
इसलिए ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत कतन नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बस डबल एंट्री जैसे करते हैं, कोई एक अकाउंट ना भी कैश की एंट्री एडिशन की करते थे ना, एसेट में एडिशन की एंट्री करते थे तो करते थे एसेट डेबिट कैश के लेजर बनाते थे। उसमें यही मसला होता था ना, ओपनिंग का नहीं पता और डेबिट्स और क्रेडिट्स का नहीं पता, तो हम नहीं बना सकते थे वो अकाउंट, तो ये नहीं बनाने की जरूरत, ठीक है। बस एंट्री दिमाग में कर लेंगे इसकी। तो एंट्री क्या पड़ी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। असल में तो ये बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये डेबिट कर देंगे, ये अकाउंट हम फिलहाल नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे जी, 31 दिसंबर 16, तो 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 20.7। ये अकाउंट भी आपका क्लोज। इधर देख लो, वर्किंग और लेजर्स आपके मैच करते होंगे। वर्किंग में एसेट मैच नहीं करेगा, हाँ एसेट, क्योंकि एसेट कॉस्ट पे है या रिवेन्यू अमाउंट पे अक्यूमुलेशन अलग पड़ी है, तो वो एसेट का क्लोजिंग और अक्यूमुलेशन का क्लोजिंग नेट करोगे तो वो वर्किंग के 113.7 से मैच कर जाएगा। अगले सवाल में देख लेते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें यार। ये मार्कर्स का इशू आ रहा है, कोई एक बच्चा जरा बाहर निकल के किसी को भी सामने को मिले तो बुला दें प्लीज, तंग हो रहा हूँ बहुत। जी कोई क्वेश्चन, इधर ले आए मैं जी। वो 4 कहे थे लेकिन पहले 2 को ना मैंने 1 कर दिया, तो 3 ही है बस। सोचा था डेप्शन एक्सपेंस बढ़ गया अलग रखूंगा, प्रॉफिट कम हो गया अलग रखूंगा, इकट्ठा हो गया बट ठीक है। थोड़ी थोड़ी लॉजिक क्लियर होती है, चलो। अच्छा ये सवाल है आपका आज का, मिस्टर उमर परचेज अ बिल्डिंग। सबको नजर आ रहा है सवाल? ओके, नहीं नजर आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। मिस्टर उमर परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 500 मिलियन ऑन यकम जनवरी 15। भाई साहब वापस नहीं आए अभी तक जिनको भेजा है। चलो, यकम जनवरी 15 पे 500 मिलियन की बिल्डिंग उमर ने खरीदी है, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल उसकी जिंदगी है। रीवैल्यूएशन डिटेल्स क्या है, पहली रीवैल्यूएशन हो रही है यकम जनवरी 16 पे, दूसरी हो रही है यकम जनवरी 17 पे। ये नई चीज अगर निकाल दूं तो इस सवाल में और जो सवाल हमने कल किया उसमें कोई मसला को फर्क है। अच्छा जो कल होमवर्क में सवाल दिया था वो हो गया था, जाहिर है उसका सोल्यूशन जो मौजूद था वो तो हो ही जाना था, इसीलिए तो मैं सोल्यूशन को पसंद नहीं करता, इसलिए आज के सवाल में सोल्यूशन नहीं है जी। ले देना ऊपर से, ओके जी। अब ये सवाल आपके सामने है, ये अभी कल वाला सवाल बन गया, ठीक है। तो 31 दिसंबर 16 तक आपको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट देने पड़ेंगे। काम तीनों करने हैं, वर्किंग करनी है, फिर जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर लेजर बनाने हैं। जल्दी करें। यार वो बाइक गए हुए आई नहीं अभी तक, भाग तो नहीं गए? इनको भेजा था मैंने, डस्टर कहाँ है भाई? इन्हीं को, यही गए थे वो यारो, किधर गया मुंडा? वो आया जरा मुझे बताना, अब किसी और को भेजूं तो वो भी ना साथ मिल जाए उसको, पता लगे बाहर कोई चीज बंट रही सी। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें। नहीं तुम इतनी देर क्यों लगा के आए हो?
यार कोई भी नहीं था यार इधर, यार हद होगी यार। ये क्वेश्चन करना है 31 नंबर 16 तक, वर्किंग भी करो, जर्नल एंट्री भी करो, लेजर भी बनाओ, जल्दी करो, तुम्हारे पास अब 2 मिनट है। कल वाला सवाल है तो ना करें तो करो ना, फिर वो अगला मिटाया हुआ है उसको नहीं सीखना, आज नया काम नहीं सीखना। आज पहले उसी तरह से सरप्लस आएगा और दूसरी लेन में लॉस आएगा, फिर देखेंगे उसको क्या करना है, ठीक है? क्योंकि वहां तक तो पहुंचे। भाई वर्किंग में ना एक कॉलम की जगह छोड़नी है आपने, फिर ना कहना बताया नहीं। मैंने कल ही बता दिया था कि रिवर्स सरप्लस के बाद भी एक कॉलम आना है, लेकिन कल आएगा, फिर ना कहना दसिया नहीं। मैंने 10 दिया है। नो सॉरी, जी कितने बच्चे पहुंच गए यहाँ तक? अच्छा बाकी साथ साथ आए, चलें आ जाए। अब कितने बच्चे कहते हैं अगर सिर्फ 30 सेकंड और मिल जाए तो हम भी पहुंच जाएंगे? 1 मिनट दिया। जी बच्चों तैयार हैं? आ जाए फिर इधर। बस अब रुक जाएं, अब रुक जाएं, मेरी बात सुन लें। अब जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, इससे आगे चलेंगे, फिर साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है? शुरू करें, मेरे साथ सवाल मुझे करवाएं। बल्कि किस दिन एसिड खरीदा है भाई? 1 जनवरी 2015 पर। कॉस्ट है एसिड की कितनी? 500। तो किसी ने 100 तो नहीं ले ली? अच्छा चलो शुक्र है, सवाल पढ़ा है जी। तो भाई अब आपने ना ये यहाँ से फ्रेम लगाया करें, ये जगह की कोई जरूरत नहीं होती मुझे, ठीक है ना? यहाँ से फ्रेम लगा दें और जहाँ तक लगा हुआ बस वहीं तक रहने दें, मैं इधर ही घूमूंगा। अच्छा जी, तो 1 जनवरी 2015 पर क्या एंट्री करोगे? एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट। चलो इधर एसिड अकाउंट डेबिट, और काफ़ी जगह नीचे भी तो हो जाएगी। एसिड अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 500।
एसेट परचेज, ठीक है जी। फिर क्या होगा जी, अब 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन होनी है। सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितनी है यूजफुल लाइफ, 10 साल, ये 10 वाई लिखा, ठीक है ना। पता नहीं क्या समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले जी। 50 की डेप्रीसिएशन आ गई और बुक वैल्यू आ गई 450। ठीक है जी। अब 31 दिसंबर 15 पर ये डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करेंगे, बोलें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 50 रुपये से, डेप्रीसिएशन ऑफ 2015 चार्ज या रिकॉर्डेड, जो मर्जी लिख लें नरेशन, ठीक है जी। 16 की दी हुई है तो 16 लिख लेते हैं। हमने एसेट यकम जनवरी 15, अच्छा ठीक है, ठीक है जी। सही किया इसने, ऑनलाइन वाले बच्चे इसके ऊपर भी सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक को मसला नहीं है, अकाउंट्स में यहाँ तक ले आए चीज़ों को जी। एसेट का अकाउंट यकम जनवरी 2015 पर ओके जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन की एंट्री इस अकाउंट में करेंगे हम, एक्यूमुलेशन अकाउंट में। तो 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब किसी को अगर ये नज़र नहीं आ रहा किसी वजह से तो मैं बोल तो रहा हूँ, सिंपल सा एक लेजर है एक्यूमुलेशन का, बचपन से बनाते आ रहे हैं, ठीक है भाई। ये इधर तक लेके आए ज़रा, यहाँ पे चमक तो नहीं पड़ रही कैमरा में है। बहरहाल जी ऑनलाइन वाले बच्चों, ये एक्यूमुलेशन का अकाउंट है, मेरे पास और जगह कोई नहीं है और मैं कुछ भी मिटाना नहीं चाह रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ सारी पिक्चर सामने। तो एक्यूमुलेशन का अकाउंट है जिसमें मैंने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की एंट्री पास की है 50 की 31 दिसंबर 15 पे, ठीक है जी। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ओके जी। तो 31 दिसंबर 2015 पर एसेट अकाउंट का क्लोजिंग कितना आ जाएगा जी, बैलेंसिंग फिगर 500, ठीक है जी। ये 500 मैंने बोल दिया, किसी को नज़र नहीं आ रहा माजरत के साथ, या फिर इसको बंद कर देते, लेकिन आगे रिवॉल्यूशन भी देखनी है ना, चले। उसके बाद 31 दिसंबर 15 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 50 और ये अकाउंट भी क्या हो गया जी, क्लोज, ठीक है। अब 16 शुरू हो तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाते हैं। तो इनको यहीं पे कर लिया करो ना, क्लोजिंग को ओपनिंग। यकम जनवरी 16 पे एसेट का ब्रॉड डाउन, तो इनको कैश डाउन नज़र नहीं आ रहा था, हमको ब्रॉड डाउन नज़र आ जाएगा। फिर यकम जनवरी 15 पर 16 पर सॉरी यकम जनवरी 16 पर ब्रॉड डाउन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का आ गया 50, ठीक है भाई साहब, ये नज़र आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ओके। अच्छा जी, अब आते हैं जी रिवैल्यूएशन की तरफ। यकम जनवरी 16 को इधर देखें, यकम जनवरी रिवैल्यूएशन डिटेल में क्या कह रहा है जी, यकम जनवरी 16 पे एसेट 900 मिलियन पे चला गया है, एसेट 900 मिलियन पे चला गया, ठीक है। इधर ही बैठ जाओ यार। अब रिवैल्यूएशन करनी है तो तरतीब वही रखेंगे, ठीक है, सही है ना। वर्किंग के अंदर क्या करना है, वर्किंग के अंदर एक लाइन खाली छोड़ देनी है और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है। तो एक लाइन ये खाली छोड़ दी मैंने, आप लोगों के पास तो लाइन छोड़ना को मसा नहीं है ना, बस एक लाइन खाली छोड़ी और क्या लिख दिया जी, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, 900। ले अब हमने क्या करना है, हाँ इस बुक वैल्यू को इस रीवैल्यूड अमाउंट यानी मार्केट वैल्यू से क्या करना है जी, कंपेयर करना है। तो 450 वाला एसेट जो है वो कहाँ पे पहुंच रहा है, 900 पर, तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो 450 रुपये से बढ़ गया, ये 450 क्या आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया जी बैलेंसिंग, और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में हमारे पास नजर आने लग जाएगा 450 का, और कुछ नहीं है उससे ऊपर, तो फिर यही है हमारा यकम जनवरी 16 पे रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ है, ये रीवैल्यूएशन हुई। वर्किंग में क्या करते हैं, एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, रिवैल्यूड अमाउंट और बुक वैल्यू को, और सरप्लस या लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंट्रीज की तरफ। एंट्रीज में क्या करते हैं जी, नहीं दो एंट्रीज नहीं बोला, एसिड, हाँ यार क्लास का टाइम तो नहीं हो गया भाई जी।
रिवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं भाई, जर्नल एंट्रीज दो होती हैं, दो जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री ट्रांसफर की, एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा उसे एसेट में ट्रांसफर करते हैं, और दूसरी एंट्री सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग में। बार बार लॉस क्यों बोल रहा हूँ, अभी अगली रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला काम हमेशा क्या करना है, ट्रांसफर, दूसरा काम सरप्लस हो या लॉस उसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रांसफर के लिए कल हमने सहारा लिया था, इधर ले, कल हमने सहारा लिया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़े हुए 50 का। मैं कह रहा हूं कि जरूरी तो नहीं है कि वो आपसे लेजर भी मांगे और जर्नल एंट्री भी मांगे। अगर सिर्फ जर्नल एंट्री मांग ले तो क्या पहले लेजर बना के देखोगे कि एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है? उसका आंसर है नहीं। तो हम इस मोहताजी से निकल आते हैं, हम डायरेक्ट एंट्री की तरफ आते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप अपने एंट्रीज के अंदर ही ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस गया है, एसेट, कैश, डेप्रिसिएशन और ये एक्यूमुलेटेड। तो आज तक एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस गया हुआ है, 50, यानी कितना बैलेंस इसमें पड़ा है। अच्छा, अगर 2 साल बाद रिवैल्यूएशन होती तो फिर 50 और 50 100 पड़ा होता, 3 साल बाद होती तो ये एंट्रीज देख के पता लग जाता ना कि ये एक्यूमुलेशन क्रेडिट तो हुआ है, कभी डेबिट नहीं हुआ, तो फिर सब कुछ वहीं पे पड़ा होता। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो स्टार्ट है ना, स्टार्ट तो आज दूसरा ही दिन है, तो एक ही डेप्रिसिएशन अभी तक पड़ी हुई थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, वो कितनी है, 50। कितनी है? अब इस 50 को क्या करना है, ट्रांसफर करना है कहाँ, एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट आ जाए बुक वैल्यू पे। तो फिर ट्रांसफर की एंट्री क्या है, बोलो सब, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यकम जनवरी, एक मिनट, फॉर द ईयर एंडेड हेडिंग दे लूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। इस साल में सबसे पहले दिन ही क्या हो गया, रिवैल्यूएशन हो गई। और रिवैल्यूएशन के दिन हमेशा याद रखना कितनी एंट्रीज हुआ करेंगी, 2। पहली एंट्री ट्रांसफर की, ट्रांसफर की एंट्री पास होने वाले बच्चे सब बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट। देखा, बुलवाना आता है ना, एक्यूमुलेशन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, कितने से, ये देखो जितना पड़ा था वो अब डेबिट करके इसको हमने खाली कर दिया, नील हो गया ये, ठीक है, सही है। ये हमने क्या किया जी, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इतनी ही नरेशन काफी है ना, पहले दिन लिख लिया सारा कुछ, पर्चे में तो बस लिखो क्या, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, बहुत ज्यादा लिखना है तो बस, ठीक है। सेकंड क्या है जी, सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। हमें क्या आ रहा है, सरप्लस या लॉस। अच्छा, अब हमारी ये वर्किंग ही हमारे साथ एंट्री करवाया करेगी, ये याद रखना। भी आगे मुश्किल एंट्री जब बनेगी ना तो ये वर्किंग ही हमें एंट्री करा रही होगी, ठीक है। वर्किंग को देखो, एसेट है, एसेट बोलो, एसेट की नेचर क्या होती है, रियल। सरप्लस की नेचर क्या होगी, क्रेडिट। ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब एसेट हमारे सामने, एसेट की नेचर क्या है, डेबिट। तो एसेट 450 से प्लस मतलब बढ़ रहा है, प्लस नजर आ रहा है ना, 450 रुपए से एसेट बढ़ा, एसेट का बढ़ना डेबिट, वर्किंग हमें करवा रही है एंट्री। तो एसेट अकाउंट हो गया डेबिट, कितने से, 450 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 450 से। कल शायद उसी यही वाली बात करूं, फिलहाल जरा ये पक्का करने, ठीक है, कि रूट कहां से करते हैं और क्या होता है, ठीक है ना। कल इंशाल्लाह सोचूंगा, कल नहीं तो परसों, जब भी देखेंगे, जब आप इस पे कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और सही है, अच्छा, हो गई दोनों एंट्रीज, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर दोनों एंट्रीज हो गई। अकाउंट्स में करना चाहो तो इनको अकाउंट्स में भी कर लो, कर लेते हैं। पहली एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दो एसेट अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यकम जनवरी 16, और ये एसेट अकाउंट यकम जनवरी 16। सेकेंड एंट्री, एसेट डेबिट 450 से, और चलो यहां बना लेते हैं अब, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से, 450 से, यकम जनवरी 16। यहाँ पे एसेट गुजारा हो जाएगा, छोटा सा अकाउंट हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अभी क्लोज करके देख लो इसको, ये रीवैल्यूड अमाउंट शो करेगा। एसेट अकाउंट पहले कॉस्ट पे था, अब रीवैल्यूड अमाउंट पे आ गया, ठीक है ना। लेकिन एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग ही रखनी है फिर भी, सही है। होगी दोनों एंट्रीज, चलें आगे। नेक्स्ट इशू क्या आएगा, 31 दिसंबर 16 पर हमें ये एसेट डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए अब 500/10 रेलेवेंट, क्योंकि हमारा एसेट कहाँ पे पहुंच गया, तो हम रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर। नहीं, बस ये याद रखना है, डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद जब पहली डेप्रिसिएशन हो उस दिन कभी भी खड़े होकर आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी, उससे एक डेट पीछे रीवैल्यूड अमाउंट जहां आ रही है ना, रिवैल्यूएशन का दिन होता है वो, ठीक है ना, उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूं, आपका सर सामने नजर आ रहा है, हद होगी, ऊपर एक डेप्शन पड़ी है, आप 10 में से 1 माइनस करें 9 कर लें, मुश्किल सवालों के लिए बात कर रहा हूं। आप बड़े हो गए ना, तो ऐसे सवाल नहीं होगा, यकम जनवरी से शुरू कराएगा तो
तरतीब से चलाएगा। वो यकम जनवरी से कहेगा एसेट आया था और खड़ा होगा वो 2015 है ना, 2025 के अंदर खड़ा होगा, 2020 के अंदर खड़ा होगा, कहेगा डायरेक्ट लेके आओ। तो ये सारी चीज़ों का पता होना, बेस में डलेंगी तो तभी जरूर समझ आएगी ना। तो बेस में इनको डालना जरूरी है, इन बातों को। तो छोटी छोटी बातें जहन में रखनी है, मुश्किल सवालों में यही जाकर काम देंगे। ठीक है, सही है ना। तो हाँ जी, यकम जनवरी 15 को जो एसेट खरीदा था, यकम जनवरी 16 तक कितना पुराना हो गया? 1 साल। टोटल लाइफ कितनी थी? 10 में से 1 गया तो 9। अच्छा जी, कितना? 100। अच्छा, अब इस 100 को देखते ही पता लग रहा है कि इधर 50 आना है, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेप्शन ही आती है ना इधर। लेकिन हमने ऐसे थोड़ा ही देखना है, हम तो शॉर्टकट लगाएंगे। जो हशर एसिड के साथ किया, 900 के साथ जो किया वही 450 के साथ कर दो, ताकि जैसे जैसे ये एसिड कम हो। इसकी एक वजह ये भी होती है इंक्रीमेंटल डेप्शन को चार्ज करने की। चलो लॉजिक एक आधी और आ जाए, चलो 2-3 तो आई समझ। एसिड को डेप्रिशिएट करते रहे तो उसका सरप्लस पड़ा रह गया, फिर एसिड खत्म हो जाएगा, सरप्लस बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे एसिड डेप्रिशिएट होता है वैसे वैसे सरप्लस को भी कम करते जाते हैं, ताकि जब एसिड खत्म हो उसका सरप्लस भी साथ ही। एक बहुत टेक्निकल बात है वो, मैं कह रहा हूँ अभी ना सोचो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एसिड यूज हुआ है ना तभी रियलाइज हो गया थोड़ा सा, नहीं छोड़ो इस बात को भी ना सोचो। ठीक है, 2-3 दिन में फिर किसी वक्त सोच लेंगे। ठीक है, चलें आगे। कितना आ गया जी? 450 डिवाइड बाई 9, बोलो 50। ठीक हो गया। अब ये दोनों एंट्रीज करनी होंगी हमने। ठीक है, ये कितने पे आ गया? 800 पे। और ये सरप्लस की बुक वैल्यू आ गई। भाई बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? किताबों में चीज कितने पे पड़ी है। तो ये एसिड की बुक वैल्यू है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की बुक वैल्यू है। कोई एतराज तो नहीं इसके बुक वैल्यू कहने पे आप? ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 31 दिसंबर 16 का एसिड और सरप्लस का बैलेंस। ठीक है, अब ये 100 की और ये 50 की एंट्री करनी है। 100 की एंट्री करवा दो भाई। 31 दिसंबर 16, बोलो बोलो बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 से। दूसरी एंट्री, अच्छा मजे की बात है, ये भी वर्किंग एंट्री करा रही है हमें। सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट। इसमें जब जब इंक्रीज आएगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट। और जब इसमें डिक्रीज आएगा तो क्या होगा? तो एंट्री तो यहां से भी हो सकती है, वो लंबी बात याद नहीं रखनी, तो वो तो लॉजिक थी। ठीक है, तो सरप्लस क्या हो रहा है? रियल सरप्लस क्या हो रहा है? डेबिट। क्या कम क्या हो रहा है? डेबिट। और ये हमने क्या करना है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट रिवर्स करना है, ये आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट्स को रिवर्स करना है। तो डेबिट कर देना है सरप्लस को, क्रेडिट कर देना है रिटेन्ड अर्निंग्स को। ठीक है, तो यही एंट्री सीखी है हमने, बोलो। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 50। ठीक है जी। और लंबी अंग्रेजियां क्या लिखनी, बस ये लिख देना इसके नरेशन में, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, टू आर ई। ठीक है ना, सही है जी। नहीं भाई, नरेशन नीचे लिखते होते हैं हम, ये नरेशन है। सही है, ये दोनों एंट्रीज हो गई। इनकी पोस्टिंग कर लें लेजर्स में। कल से मैंने लेजर को नहीं बनाने, बस आप घर पे बनाया करेंगे, लेकिन बनाएंगे, ये भी जरूरी है। ठीक है ना, ओके सही है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंस का लेजर मैं नहीं बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 31 दिसंबर 16। ठीक हो गया जी, साल खत्म। 31 दिसंबर 16 पे इसका क्लोजिंग कितना आ रहा है? 400। इधर भी 400 ही आ रहा है, देखो सही जा रहे हैं। वर्किंग में बुक वैल्यू और लेजर क्लोजिंग बराबर है ना? ठीक है, ओके। एसिड अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। क्या आ रहा है जी क्लोजिंग बैलेंस? 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है? 900। ये 900 ही तो रीवैल्यूड अमाउंट थी, मतलब सही जा रहे हैं, ये दूसरी निशानी। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग बैलेंस इसका 100 आ गया, क्योंकि पिछले साल की डेप्शन तो सारी ट्रांसफर हो गई थी, तो इस साल में 1 साल की डेप्शन होनी थी बस। ठीक है जी। हाँ, लेकिन वर्किंग के साथ एसेट मैच नहीं कर रहा, क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा है और डेप्रिसिएशन अलग पड़ी है एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर, जबकि वर्किंग बुक वैल्यू शो कर रही है। तो अगर इसको मैच करना है ना आपने, जैसे रीवैल्यूड सरप्लस का क्लोजिंग मैच हुआ वर्किंग से 400, इसको मैच करने के लिए आपको ये रीवैल्यूड अमाउंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, दोनों को नेट करोगे तो बुक वैल्यू आएगी ना। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। यहाँ तक हमने कोई नया काम नहीं किया। ठीक है, नया काम शुरू होता है अब आखिरी 10-15-20 मिनट में। ठीक है, वैसे 10 मिनट का काम है।
करें शुरू? ओके, आए जी, पर्दा हटाते हैं। भाई साहब जी मैं पर्दा हटाने लगा, इधर इधर। यकम जनवरी 17 पे एसेट दोबारा रीवैल्यू हो गया, क्या इजाजत नहीं है? बिल्कुल है। कितने अरसे बाद रीवैल्यूएशन करनी है, कब जरूरी है, ये बात फिर कभी करेंगे। एक छोटी सी बात आपको मैं समझाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। तो अभी उस उलझन में खुद को ना डालें, बस फिलहाल सवाल क्या है, रीवैल्यूएशन दोबारा हो गया तो कर दें, वो साल बाद करे, 2 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, ठीक है ना। वो कितने अरसे बाद करनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स की क्या गाइडेंस है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बात कर लूंगा, ठीक है। मैं भूल जाऊँ और टॉपिक खत्म हो जाए तो आप पूछ लेना, ठीक है। फिलहाल तो हमें ये पता लगा कि यकम जनवरी 17 को एसेट फिर रीवैल्यू हो गया, फिर तो तरतीब वही है, रीवैल्यूएशन आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। रीवैल्यूएशन बस इतनी सी है। वर्किंग में क्या करोगे, एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे, फर्क आ जाएगा सरप्लस या लॉस। जनरल एंट्रीज में क्या करोगे, रीवैल्यूएशन के दिन 2 ही एंट्रीज होंगी, वो रीवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी हो जाए। पहली एंट्री ट्रांसफर की, दूसरी एंट्री सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, ठीक है। तो भाई जितनी बार मर्जी सवाल में रीवैल्यूएशन आती रहे, हमें से क्या, ठीक है। तो फिर वर्किंग में क्या करोगे, एक लाइन खाली छोड़ दी, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास लाइन नहीं लगी हुई, ठीक है। तो एक लाइन खाली छोड़कर अगली लाइन में क्या लिख दोगे, रीवैल्यूड अमाउंट। जी कितनी है रीवैल्यूड अमाउंट, 360। वही हुआ ना जिसका डर था, क्या हुआ, एसेट 800 से 360 पे आ गया। तो 2 धारी तलवार है फिर मॉडल रीवैल्यूएशन वाला, कभी खुशियां तो कभी गम, ठीक है ना। तो खुशियां सरप्लस, गम लॉस होगा, और ठीक है ना। तो फिलहाल तो आपको एक अच्छा खासा गम सहना पड़ गया, कितना, 440 वोल्ट का गम लगा आपको जी। तो ये प्लस में लिखूं तो ये तो गलत हो गया, मतलब 800 में से 440 माइनस होगा, यानी क्या आ गया हमें, लॉस। क्या आ गया जी, रेवोल्यूशनरी लॉस, हाँ रीवैल्यूएशन लॉस। अब नई चीज, आज की नई चीज अब आई है, तो नई चीज हमेशा एंड पे आती है, ठीक है ना। आज की नई चीज, आज की ताजा खबर, आज की नई चीज, जब भी कभी कोई लॉस आएगा तो वो सबसे पहले सर उठा के देखेगा कि कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा, तो पहले वो लॉस उस सरप्लस को खा जाएगा। अगर फिर भी कुछ लॉस बच गया तो वो लॉस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब कोई एक साथी यहां से उठा और कहने लगा ये क्या बात हुई, आप कह रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ लेके नहीं जाना, तो मैं कहूंगा बह जा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने ये कहा था कि फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड ना करो, लेकिन लॉस से तो मना नहीं किया, बल्कि कहा था कि फ्यूचर का लॉस हो तो आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो चाहे ये अनरियलाइज्ड है, फ्यूचर है, अगर लॉस आएगा तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो भाई 440 के गम आ गए, अब उन गमों ने सबसे पहले आपकी जिंदगी की जो खुशियां हैं पहले उनको खाना है, ठीक है। अगर खुशियां बहुत ज्यादा हों तो गम उनको खाते खाते खुद खत्म हो जाएंगे और बकाया खुशियां ही बच जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर गम इतने ज्यादा आ गए हैं, इतने ज्यादा आ गए हैं तो उन्होंने सबसे पहले आपकी खुशियों को खाया, फिर भी बच गए, तो बाकी के बचे हुए कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां चले जाएंगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझो बात, ये ना थोड़ा सा इस तरह को होगी वर्किंग हमारी, तो जरा 400 को थोड़ा इधर तमीज से इधर कर देते हैं, ठीक है जी। इधर देखो, इधर देखो, गम आए 440 के, उन्होंने पहले देखा कितनी खुशियां पड़ी हैं, सारी सारी खा गए, फिर भी गम बच। अच्छा अगर खुशियां होती मिसाल के तौर पे 300, सॉरी गम होते 300, तो खुशियों खाने के बाद 100 की खुशी ही बच जाती, ठीक है ना। लेकिन मसला क्या हुआ, गम ही इतने ज्यादा थे कि वो सारी खुशियों को खा गए, फिर भी बच गए, तो वो बचे हुए गम हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। उनको हम कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। और ये लॉस हम एक्सपेंस, हम नेगेटिव, एक्सपेंस नेगेटिव साइन से प्रेजेंट हो रहा है ना, एक्सपेंस एक्सपेंस लॉस, आप कहते हैं लॉस, एक्सपेंस एक्सपेंस लॉस नेगेटिव साइन से आ रहा है ना, तो लॉसेज एक्सपेंसेस वर्किंग में हम नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं। तो यहां तक को मसला वर्किंग हो गई। अब आते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, सबसे पहली एंट्री यकम जनवरी 17, रीवैल्यूएशन के दिन 2 ही एंट्रीज, पहली एंट्री हाँ जी करो करो एंट्री करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, लेजर की तरफ हम नहीं जा रहे, ठीक है। हम तो अपनी एंट्रीज में आएंगे। ये क्रेडिट हुई थी, ये डेबिट हो गई, 100, और ये डेबिट नहीं, ठीक है। तो फिर कह सकते हैं सेफली
कि हमारे अक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट के अंदर इस वक्त 100 रुपए का बैलेंस पड़ा है, क्योंकि जो 50 था वो तो डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया था, रिवर्स हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, ठीक है ना। अब इस वक्त कितना पड़ा है? 100, जो अभी तक डेबिट चेक करना है तो चेक कर लो। यकम जनवरी 17 पे एक्यूमुलेशन का ब्रॉड डाउन आपने निकाला, वो 100 आ गया, ये तो आपने डायरेक्ट ही कर लिया था, तो इसकी मोहताजी की जरूरत नहीं है, एंट्री से ही देख लेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, ट्रांसफर हो गई भाई, 100 की एक्यूमुलेटेड ट्रांसफर हो गई एसेट अकाउंट में, एसेट अकाउंट आ गया। अब किस पे? ठीक है। अब मैंने आपको कहा था आपकी ये वर्किंग जो है जर्नल एंट्री आपको यही करवाएगी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं ज्यादा परेशान होने की, वर्किंग देखे जाओ, एंट्री किए जाओ, ठीक है। चेक करते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। एसेट की नेचर डेबिट, प्रीवियस सरप्लस की नेचर, ये समझ आती है बात, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस होगा तो डेबिट और प्रॉफिट होगा तो, अच्छा, रिवर्सल ऑफ लॉस भी गेन की तरह से होता है, वो भी क्रेडिट। बहरहाल छोड़ो इस बात को, फिलहाल ये एंट्री होने लगी है वर्किंग को देख के। एसेट की नेचर डेबिट, एसेट में क्या आया? डिक्रीज। अगर एसेट में डिक्रीज आए तो वो डेबिट होता है या क्रेडिट? कितने एंट्री साथ में होना करना, एक मिनट रुक जाओ। एसेट अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? 440, ठीक है। आगे बढ़ो। प्रीवियस सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट। इसमें भी क्या आया? कमी। तो क्रेडिट नेचर की चीज में कमी आए तो डेबिट करते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया? डेबिट। कितने से? 400 से। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में 40 का लॉस जाना है। जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल आता था तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता था? डेबिट। ऐसे ही ये लॉस आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना चाहिए? डेबिट। एंट्री भी तभी बैलेंस होती है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर हमने फेंकी थी ना, कितनी? 40। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई थी अगर लॉस आए तो, और पहले कोई सरप्लस पड़ा हो। अगर आपको रिवैल्यूएशन पे लॉस आया है और पहले कोई सरप्लस पड़ा है, इधर देखो, एसेट तो कम हो गया, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई ना, एसेट तो कम हो गया, ठीक है, लेकिन उस लॉस ने पहले सरप्लस का तिया पांचा कर दिया। 400 का सरप्लस पड़ा था, सारा ही गया, क्रेडिट पड़ा था ना 400 का क्रेडिट गेन, खुशियां नजर आ रही थी, उसने क्या किया? आके सबसे पहले उनको डेबिट करके खत्म कर दिया, फिर भी 40 का बच गया, तो 40 का काम हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, समझ आती है बात। अब आगे बढ़े आगे, चल नहीं समझ आई? किसको क्या बताऊं, क्या बताऊं? यहां से शुरू कर दूं, यहां से दोबारा बता दें, क्या बताऊं? तो बोलने दो वकील साहब जी। ये वाली एंट्री, अच्छा, वर्किंग में जो हुआ समझ आया? नहीं समझ आया? आ गया, मैंने वर्किंग से ही एंट्री करवाई है, ठीक है। एसेट अकाउंट 440 से कम हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट अकाउंट 440 से क्रेडिट हो गया। तुम्हारी ये जो साजिश है ना, नाकाम होगी, मैंने अगला काम करवा के छुट्टी देनी है, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट। इसमें भी क्या आ गया? कमी आई है ना, 400 का सरप्लस पड़ा था, खत्म हो गया। अब क्रेडिट नेचर की चीज में अगर कमी करनी है तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो गया 400 से। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लॉस फेंका है? 40। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री ज़हन में लाओ, जब लॉस ऑन डिस्पोजल आता था तो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरफ आता था? बैलेंसिंग फिगर डेबिट भी आता था ना, मतलब कभी लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? डेबिट। ये वैसे ही डेबिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस 40 से, ठीक है, साजिश नासिर, ओके। उसके बाद क्या करें जी, बोले? थोड़ी सी जगह बनाई मैंने पहले तो जी। उसके बाद क्या करेंगे भाई? डेप्रीसिएशन, ओके। 31 दिसंबर 17 पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी थी, तो 900 को ले लेंगे जी। रीवैल्यूड अमाउंट लेटेस्ट वाली लेनी है, रीवैल्यूएशन। अच्छा, अगर ये दोबारा रीवैल्यूएशन ना होती तो अगले 9 साल तक यही फॉर्मूला लगता था, 100 100 100 100 100 100, 9 साल बाद जो एसेट खत्म, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है। लेकिन चूंकि दोबारा रीवैल्यूएशन हो गई है तो फिर मजबूरन हमें दोबारा इस फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 360 को हम नहीं, ऐसे नहीं, किस दिन? यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। अब आपने ऊपर देख ली 2 डेफिनेशन फटाफट कह दिया, मैं कह रहा हूं नहीं, किसी मुश्किल वक्त की तैयारी अभी से करो। यकम जनवरी 17 पे रीवैल्यूएशन हुई है, हमने इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, हम एसेट की डेट ऑफ परचेज को पकड़ेंगे। आसान है ये काम तो, कि आप 2 डेप्रिसिएशन देखें, पर्चे में अगर इस तरह सवाल कर रहे हो तो ऐसे ही कीजिएगा, 2 नजर आ गई 2 डेप्रिसिएशन, मतलब 2 साल गुजर गए तो टोटल में से 2 माइनस कर दो। लेकिन मैं तो कह रहा हूं मुश्किल के लिए तैयार तो हो जाओ, कभी को मुश्किल आन पड़े तो, ठीक है। तो यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर हम रिमेनिंग लाइफ निकालने लगे। एसेट खरीदा कब था? जमाई ना लो, एसेट खरीदा कब था? यकम जनवरी 15 पे। यकम जनवरी 17 तक कितने साल गुजर गए? 2। टोटल लाइफ थी 10, कितने गुजर गए? 2, बाकी कितने हैं? ये प्रैक्टिस करते रहे आप, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 8,
और इस 40 के साथ भी वही असर कर दो। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन कल, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, ठीक है? बताओ जी। 45 और यहाँ पे +5 आएगा, ये माइनस है ना, इसको उल्टाने के लिए क्या करते हैं, वर्किंग में ये करना है, लेकिन इसकी जनरल एंट्री कोई नहीं होगी, रिलैक्स हो जाए। वो क्यों नहीं होगी, अब ये लॉजिक तो इंशाल्लाह कल ना, इसके ऊपर तो 10-15 मिनट लग जाने। जैसे ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे ना पिछली एंट्री के लिए, वैसे इसके लिए भी लिखवाने पड़ेंगे। तो फिलहाल क्योंकि एंट्री नहीं है तो जिंदगी सुकून में, एंट्री नहीं करते किताबों में, बस इतनी सी बात लिखी होती है कि एंट्री नहीं करनी इसकी, ठीक है ना? मैं आपको लॉजिकली बात समझाने की कोशिश करूंगा, लग रहा आ जाए। बहरहाल ये क्या आ गया जी, बुक वैल्यू 31 दिसंबर 17 पे क्या आ गई, 315, और ये -35 पे पड़ा होगा, ठीक है? यहां हमारा सवाल होता है खत्म जी। तो इस 45 की एंट्री बताएं। 31 दिसंबर 17, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से, 45 से, और 31 दिसंबर 17 पर वेयर इज रेड मार्कर, कैमरा वाले भाई रेड मार्कर मैं खुद ढूंढूंगा। अच्छा जी, मैं बात करने लगा हूं, देखें ये एंट्री हमने कर ली, मैं भी टिक करता हूं एंट्रीज आपके साथ, अभी रिवाइज करके छुट्टी तभी मिलेगी, ठीक है? मैं बात करने लगा हूं इस 5 की, मैं क्या कह रहा हूं जी, इस 5 की नो एंट्री, इस 5 की, तो आपको तकलीफ होगी अगली, फिर वर्किंग में क्यों लिखा भाई, उसको किसी दिन फिर प्रूव करूंगा, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? इसके बगैर आगे जाके कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वो गड़बड़ इंशाल्लाह प्रूव करेंगे जब कोई और सवाल करेंगे। अभी तो दूसरा दिन है ना, अभी तो आप पैदा हुए हैं रिवैल्यूएशन में, तो चलना तो सीख ले, ठीक है? तो बहरहाल इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, ये तो मैं कल आते ही समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? ये कल आते ही बात करेंगे। फिलहाल 31 दिसंबर 17 पे ये जो 5 है, इसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे, नो एंट्री ऑफ +5, ठीक है भाई? तो सही है, इसको कल इंशाल्लाह हम प्रूफ करेंगे कि क्यों नहीं की हमने एंट्री, ओके? अच्छा अब इधर देखो, हाँ ओके मैं करता हूँ ओके तुम लोगों को। कल सब बच्चों की एंट्रीज इस तरह से तेज होनी चाहिए जैसे अब मैं करने लगा हूं। एक बार सुनो, पहले साल में कितनी एंट्रीज हैं, 2, दूसरे साल में 5 वाले 5वीं एंट्री दिखाओ, तीसरे साल में, और चौथी कहां है, ओ सॉरी, ठीक है? अब ये एंट्री जरा देखें, देखिएगा सबकी तवज्जो। मैं कल वर्किंग से ऐसे ही बीच में खड़े करके बच्चे एंट्री सुनूंगा, ध्यान में रखो, इसलिए प्रैक्टिस करके आनी है ऐसे। 500 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, 50 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। समझ आती है एंट्री की? ब्लू पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, ये तो यहां नजर ही, तो याद रखनी है ये बात, ट्रांसफर की एंट्री वर्किंग में नजर नहीं आया करेगी, क्योंकि वर्किंग तो ऑलरेडी किस पे है, बुक वैल्यू पे, ठीक है? सही है? तो हम यूं बोलेंगे, जैसे 500 आया, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरा डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। अब आ गई रिवैल्यूएशन, तो पहली एंट्री क्या होती है, अब वो एंट्री ऐसे करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, ऐसे ख्याल में ही करनी है ना, वर्किंग में तो नजर नहीं आ रही, ठीक है ना? तो एसेट एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री देखो एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, एसेट भी बढ़ा सरप्लस भी बढ़ा। दूसरी एंट्री नजर आई, पहली नजर, बात समझ गए हो ना? ये देखो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेबिट एसेट क्रेडिट, पहली एंट्री नजर नहीं आ रही 100 की, वर्किंग में नजर नहीं आएगी, तो एक्यूमुलेटेड डेबिट एसेट क्रेडिट। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तरतीब यही थी ना, और एसेट क्रेडिट, ये दूसरी एंट्री पड़ी है आपकी, ठीक है? थर्ड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 45 से एक्यूमुलेटेड क्रेडिट नजर आ गई, और इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। क्लियर है ये बात? ओके, नाउ लुक एट द होमवर्क, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। Question number 2 is also your homework. The good news is question number 2 of classwork is also your homework.
Such a good news, such a surprise for you. Yes, this will be available inshallah after 5 minutes. ठहर जाओ अभी किधर। अच्छा फोटोग्राफरों सब्र करो, होमवर्क के सवाल तो देख लो, 2 सवाल होमवर्क के भी हैं, ठीक है जी, देख लिए ये तीनों करना, वरना कल क्लास से बाहर भेज दूंगा। एक जी क्वेश्चन, ओह 1 मिनट सबकी तवज्जो जल्दी से। 17 का लेजर ही नहीं बनाया। पहली एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, यहां ब्रॉड डाउन तो लिख लो ना भाई, जल्दी से देख लो 1 मिनट, कोई ना समझ आई तो कल कर लेंगे, नो इशू, ठीक है। ट्रांसफर हो गया तो बोलो। अच्छा अब रिवर्स सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट, इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका यार याद है आपको, एडिशन अगर कुछ कैश और कुछ पेबल में होता तो 3 तरीके होते थे लिखने के। आप एसेट की डेबिट साइड पे कैश एंड पेबल लिख दें, आप एसेट की डेबिट साइड पे कैश और पेबल अलग अलग लिख दें, आप एसेट की डेबिट साइड पे एडिशन लिख दें, ये भी वैसा ही है। आप एसेट की क्रेडिट साइड पे 440 लिखकर यहाँ पर लिख दें रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस, काम चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर लिखें एसेट की क्रेडिट साइड पे रीवैल्यूएशन लॉस 40, रीवैल्यूएशन सरप्लस 400, दोनों सूत्रों में यहाँ 440 ही आया, ठीक है। और तीसरी सूरत क्या है, आप यहां लिखें रीवैल्यूएशन लॉस एंड यूं लिख लें, आप यूं लिख लें रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों तरीके ही अलाउड है, पर आज का दिन फिलहाल क्योंकि क्लास खत्म हो गई है, हम ये वाला लिख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रीवैल्यूएशन लॉस लिख लिया हमने, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका आएगा, चेक कर लो कितना आ रहा है, हाँ 360 से आगे पीछे हो भी नहीं सकता, ठीक है। ये यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 17, ये 31 दिसंबर 17। यहाँ पर डेप्रिसिएशन 45 की आएगी और ये क्लोजिंग आपका 40। अच्छा ये बेचारा जो है, अगर उस एंट्री को देखें ना तो इस एंट्री का क्या हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, यकम जनवरी 17 पे ब्रॉड डाउन पड़ा था 400, ये एंट्री पड़ी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस बना नहीं रहे थे, और एसेट क्रेडिट 440 से। तो ये बेचारा जो है ना, ये यहाँ पर क्या हो गया, फौत हो गया। वो फौत तो हो चुका था, वर्किंग भी नजर आता, सॉरी ये मैं लेजर्स बनाना भूल गया था, ठीक है। ओके जी चले आए भाई, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो मैं जब अल्लाह हाफिज करने लगूँ ना तो तब मत बोला करो, बच्चों को लगता है कोई सवाल पूछ लिया आप लोगों ने जिसका जवाब सिर्फ आपको मिलने लगा है, ठीक है जी। क्लास खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।